अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है और पीएम मोदी ब्रॉट बोइंग इन इंडिया। भाई 2000 प्लान ऑर्डर कर दिए हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं कॉमर्स इमाम और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद डार साहब। डार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। डार साहब, दो तीन बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका हमें इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ। शुक्र है अल्लाह का, मजीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उसको भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन तार साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं समय शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ समझ लेकिन ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने बेचना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये अमेरिका ने ऑर्डर दिया 2000। ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं, वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिका तो काम करने से जवाब देंगे। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलान मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी, अमेरिका तो अब यहाँ पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको। और वो देखिए कितना अर्सा चलते हैं, चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूँ, कल प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने स्पीच की थी कि यहाँ पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। अच्छा, फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती है। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटा चेंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहिए। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए। जाहिर है जब बोइंग के ये हालात हो गए यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो, जो कि इंडिया की एयरलाइन। अमेरिका में कोई इस वक्त त्यारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और उड़ते जो त्यारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का त्यारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका में बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। ये मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है।
कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दे। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा। वाह, क्या ग्रेट। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। पिछले ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त थी, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल है हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम्हारा किसी और। मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर आमखान का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, कि दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर। ये भी बताना चाहूंगा दुनिया के मैक्रोन आ रहे हैं, पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद वो भी जाएं, लेकिन उनको ओबामा ने कहा होगा नहीं शायद आप ना जाएं, क्योंकि चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो ओबामा साहब चला रहे हैं और ये जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा है कि एक इंसान का 12वां साल है उसकी प्रेसिडेंसी का आज। और यहाँ पे ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अब उसकी वाइफ शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुकाबले में आ जाए, मिशेल ओबामा। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है, ये हिस्ट्री होगी। और मैं समझता हूं इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और सैकड़ों पर। क्योंकि इनका इरादा है फॉसिल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, बैन कर देनी गाड़ियां। हमारे जिस स्टेट में मैं यहाँ बैठा हूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हमारे जो गवर्नर है उसने यहाँ पे एक बिल पास करा दिया है कि 2030 के बाद यहाँ पे फॉसिल पेट्रोल वाली गाड़ी इस स्टेट में नहीं होगी। गाड़ियां भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन्स एंड साइकिल्स एंड खोते। ये हमारा सोर्स ऑफ जो होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो यू कैन प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर। तो यहाँ से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में। और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना। चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, उनकी यहाँ मौजूदगी के दौरान ही प्रेसिडेंट जो हमारे बुजुर्ग प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, लेकिन वो चुप करके चले। इन्होंने उनको कहा था डिक्टेटर है, अभी ही वाज स्टिल ऑन अमेरिकन सॉइल। तो वो हंस के निकल गए यहाँ से। उन्होंने कहा जब दफा करो तो इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो चाइना का लीडर हूँ, मैंने तो कौम को जवाब देना है। उन्होंने कैलिफोर्निया में जो उन्होंने बिलियनर्स जो अमेरिकन थे उनको इकट्ठा करके बिलियनर्स जो थे उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज कम बैक टू चाइना अगेन, we love to have you। और ये हमारा जो उधर बादशाह आदमी है ये कहता है ये डिक्टेटर है, तो भी उसको बुलाने की क्या जरूरत है अगर डिक्टेटर है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त आज की मैं इंटरेस्टिंग बात बल्कि इस पे एक और मैं करना चाहूंगा, मैंने आज इस पे ट्वीट भी किया है। और क्योंकि उस पे कल जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है ईरान की तरफ, चीमा साहब उस पे प्रेसिडेंट बाइडेन से क्वेश्चन किया है किसी जर्नलिस्ट ने। उन्होंने कहा जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी मैं देखें ये इस चीज का प्रूफ है कि ईरान को उस रीजन में कोई भी पसंद नहीं करता। बड़ी खुशी का इजहार किया उन्होंने। अब खुश क्यों है मैं बताता हूं। खुद लड़ा नहीं जाता, खुद हिला नहीं जाता, खुद लाचार है, बीमार है। यूक्रेन को कहते हैं तुम रशिया के गले पड़ जाओ, इंडिया को कहते हो तुम चाइना के गले पड़ जाओ, पाकिस्तान को कहते हो तुम ईरान के गले पड़ जाओ। तुम्हारी जंगे कोई और लड़े अभी? हाउ डेयर यू एक्सपेक्ट दैट थिंग? खुद तुम जिस तरीके से भागे हो
वो कहते हैं जूतियां छोड़ के भागे हो अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में, तो तुम अब कहते हो दुनिया तुम्हारे बदले ले आ, तो ये पॉसिबल नहीं है। कल इसका रिएक्शन ये था। दूसरा, मैं वापस उसी टॉपिक पे आना चाहता हूँ चीमा साहब के, अब जो मिक्रा है उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यह मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में, और सबसे बड़ी बात ये थी वाकई कि वहां पे 248 इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे, और इन्होंने धुन बजाई थी सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान। तो ये उसकी अब इसी तरह का होगा। मिकरा साहब आएंगे, कुछ कहते हैं लोग 2 दिन का दौरा होगा, कुछ कहते हैं 3 दिन का दौरा होगा। इसके दौरान कोशिश की जा रही है कि न्यू दिल्ली के साथ आसपास किसी दूसरे शहर में भी उनको लेके जाया जाए। जयपुर के अंदर कोई डिफेंस रोड शो करने का भी इसकी भी इतला मिल रही है। अब देखें वहां जाते नहीं जाते। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन, जो कि फ्रांस और स्पेन की कोलैबोरेशन से बनेगी, उसका हो चुका है। और दूसरा, मैं यहां यह जरूर मेंशन करूंगा कि ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, और 74th एनिवर्सरी होती है। हालांकि आजादी को काफी 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत बनने के 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं समझता हूं। और दूसरा, जब इसके बारे में मैं मजीद इंक्वायर कर रहा था, तो ये पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं है जो आते रहे हैं। इससे पहले जो फ्रांसिस ओलांद थे वो भी आते रहे हैं, निकोलस सरकोजी आते रहे हैं, और जैक शिराक भी आते रहे हैं। 2016 में भी आए और माजी में भी आते रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत के बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड। अब देखें, दुनिया के 2 ही बड़े तैयारे हैं, 2 ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। क्या बात है यार, इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा, फ्रांस के प्रेसिडेंट। तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया in the coming days. It's a remarkable achievement, it's a remarkable growth. और मैं बताऊंगा कि as a political scientist कि these stories and these theses will be taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only that, तो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो रेड सी से आता है। और जब अपने लोगों का ख्याल हो, इन्फ्लेशन का ख्याल हो, तो 4 कैरियर भेजे जाते हैं और फिर ईरान जाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं सिर्फ इसी रीजन से कि ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि भारतीय शिप्स को नहीं चाहिए। क्या पॉइंट है यार। दिस इज हाउ मेरे ख्याल में दुनिया को चाहिए कि वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोशिश करें, बजाय कि अपने बच्चों को कैनेडियन पीआर के पीछे ही बेचते फिरते। हमारे मेरे मादरे मिल्लत के जो जितने सपूत हैं, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी जिंदगी की अचीवमेंट एक ब्यूरोक्रेट की क्या है, एक एस्टेब्लिशमेंट या जाजी की क्या है। पुत्र 3 पीआर मिल गया कनाडा, कहते कनाडा सेट हो गया। तो चलो फिर ये डिफरेंस इज राइट देयर। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट ट्रैक, चले पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर वहां से बाहर तो कर ही रहे हैं तरक्की। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि अब कनाडा से इंडियंस देयर हैप्पीली डिपोर्ट होके नहीं जा रहे, उनको निकाला नहीं जा रहा, हैप्पीली जा रहे हैं। उनको फ्यूचर पीछे नजर आना शुरू हो गया। उनकी इस जितनी उनकी पर कैपिटल, मैं ये बताना चाहता हूँ, सब जितनी तनख्वाह वो कनाडा में लेते हैं, जितनी तनख्वाह वो यूके में लेते हैं, तनख्वाह उतनी ही मिल जाती है उनको भारत में। साथ मिलता क्या है? साथ नौकर चाकर ड्राइवर मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, लाइफ दोबारा अपने साइकिल में आ जाते हैं। तीसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात जो सब देते हैं, वो प्राइड होती है, नेशनलिज्म होता है। मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। जाने को मैं भी तैयार हूं पाकिस्तान, लेकिन अगर आगे से जूते ना पड़े,
आगे से मुझे पुलिस और जज मेरे गले ना पड़े, जाने को तो मेरा भी दिल करता सही है। आप बात और मैं रोजाना बैठ के क्यों रोते चीखते हैं, अंदर से मोहब्बत तो है, वरना मैं क्यों पाकिस्तान की खबरें फरोलता हूँ सारा दिन। मैं यहाँ की सियासत में मैं बड़ा खुश हूँ अपने सारे सेटअप पे। आई एम एन अमेरिकन, आई एम वेरी प्राउड अमेरिकन, वेरी प्राउड अमेरिकन। लेकिन दर्द है कि मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ, बेशर्मी के साथ 76 साल से। और चीमा साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, हमें एक ख्वाब दिखाया था मेरे मुर्शद ने, दिखाई खबी थी, मारी सजी थी, तो कई यहाँ से डॉक्टर गए थे उड़ते, हम जाके पाकिस्तान जाएंगे, खोटे पैसे की तरह वापस आए हैं, जलीलो ख्वार कपड़े उतरवा के आए हैं वापस। कई आए कि वो मैं पर्सनली जानता हूँ, और एक दफा नहीं कई दफा गए। पहले एक और वजीर आजम था जिसने कहा था वो पैसे भेजो अपने पाकिस्तान बचाओ, कर्ज बचाओ, क्या उस वक्त भी तो उन्होंने दुनिया ने भेजा था। शौकत खानम हॉस्पिटल सारा अमेरिकन पाकिस्तान ने बनवाया था। आप ये सोचें कि हम पाकिस्तान, आप जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आपसे ज्यादा हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, यही हमारा अलमिया है, और आप इसको ब्लैकमेल करते हैं। आप बड़ी दिलेरी से वहां कहते हैं जी इतना पैसा पाकिस्तानी भेज रहे हैं बाहर से, भेजना तो और की करें, अपने माँ प्यो तो उन्होंने मार देना, उन्होंने रोटी पास से भेज दे तो हम थोड़ी भेज दें। लेकिन अलमिया ये है कि वो पैसा फौरन उड़ के वापस टोरंटो आ जाता है, जो हम डॉलर उधर भेजते हैं वो फौरन बाहर निकल आते हैं, उधर कुछ भी नहीं। उधर आप वो कहते हैं ना डो डो करना, डो डो उधर कर, भूखे बंदे बैठे, वो बेचारे बुरी हालत है। इंसानी जिंदगी का अलमिया है। जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप आप बन चुके हैं, प्रूवन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने 5 या 10 हजार लोग जो आपको चला रहे हैं उनकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं टोरंटो और लंदन में, और कुछ भी नहीं। सही बात। मैं शुक्र करता हूँ इस चीज का कि शायद, और ये भी मैं बता रहा हूँ चीमा साहब, अगर ये भी मैं समझता हूँ आसिम मुनीर साहब है जिन्होंने रिटेलिएट कर लिया, और कोई होता डिसीजन करने वाला तो शायद ये भी ना करते। पहले कई दफा ऐसे वाकयात छोटे मोटे हो चुके हैं। आपकी टीडीपी कितनी दफा घुस के आपको मार चुकी है, किसी ने जवाब दिया? आजकल बल्कि मैंने एक अगले दिन आर्टिकल पढ़ा, आसिम मुनीर साहब हैज सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द तालिबान एज वेल, वो भी थोड़े स्लो डाउन हो चुके हैं, स्लो डाउन। और मैं जिस तरह आपको कहता था कि मेरे जैसे बंदे के लिए तो फिर एक उम्मीद जागी है कि शायद पाकिस्तान के लिए कोई टफ डिसीजन करने वाला बंदा आ चुका है, लेकिन इनको स्पीड अप करना चाहिए, स्पीड अप होना चाहिए। अंदरून जो ऑपरेशन है अंदरून, वो होना चाहिए क्रैकडाउन करप्शन के ऊपर और फ्रॉडिये जो चल रहे हैं, जिसकी एक मैं मिसाल ये भी देना चाहूंगा चीमा साहब, कल मैंने खबर पढ़ी है कि 41 करोड़ रुपीस अकाउंटों में से फ्रॉड के जरिए निकाल लिया गया। 41 करोड़ रुपया अकाउंटों से निकाल लिया लोगों को, पता रो चीखते। तो इस तरह की स्टोरियां मौजूद हैं। कल मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, बड़ी तकलीफ के साथ मैंने आगे कुछ दोस्तों को भेजी है कि एक बंदा 2 टांगों से माजूर है, किसी सड़क पर बैठकर जुराबें और ग्लव्स और टोपियां बेच रहा है, और पुलिस वाले अपने डाले पर आए हैं और उससे टोपियां और जुराबें उठा कर उन्होंने कहा जी हम अपने अफसर को दिखा लें, डाले में बैठा है, और डाले में बैठ के चले गए। रो रहा बंदा बैठ के, हैंडीकैप, 2 टांगे उसकी माजूर। तो ये जो मैंने आपको इस तरह बताया चीमा साहब, मुझे अगर मेरे जैसा बंदा यहां से जाए तो सबसे ज्यादा खतरा किससे? पुलिस से। दूसरा खतरा किससे? जजों से। तो फिर ये किस तरह चलेगा? ये इस तरह तो जो टांगों से माजूर है उसको भी नहीं बख्शा गया। पता नहीं फिर कौम के मुहाफिज हैं ये, अब पता नहीं उन्होंने मरना नहीं है कि स्टील के बने हैं ये लोग, क्या है। तारड़ साहब एक थ्योरी आ गई है, चलो इंडिया में तो मैं देख रहा था ये जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है तारड़ साहब, वहाँ 3000 वो इंजीनियर्स काम करेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे इतनी मैन पावर इंजीनियर्स की है, लेकिन हमारे पास तारड़ साहब सुना है तहरीक इंसाफ के पास प्लान सी आ गया है, और प्लान सी वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हमारी मर्जी के ना होए तो 9 मई से ज्यादा फसादात भी हम कर सकते हैं। ये भी खबरें उड़ रही हैं। उधर लड़के इंजीनियर बने हैं, वो बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। हमारे वो जो आपका लफ्ज है लौंडे लपाड़े, ये सारे अब वो कहते हैं प्लान सी तैयार है कि हो सकता है 8 फरवरी को कोई फसादात ना हो जाए। ये भी एक थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पता नहीं हकीकत है या क्या है, लेकिन ये चल रही है। तारड़ साहब, इंडियन स्टूडेंट को क्या शौक है कि वो इंजीनियर बन रहा है, उसके अंदर क्या है? और इस यूथिये जो है ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे लगा हुआ है, और वो कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ये 2 डिफरेंट यूथ का क्यों टेम्परामेंट अलग-अलग क्यों है? चीमा साहब 2 चीजें, इसका भी बहुत पुराना बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड पुराना इसलिए है चीमा साहब, जब आपने शुरू किया है पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको आप टाइमली फैशन पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको किसी चीज से तवज्जो हटानी हो, तरक्की की तरफ से, ग्रोथ की तरफ से, तो आप इस लफ्ज का इस्तेमाल सियासी तौर पर करते हैं।
इसका रिसेंटली डेंजरस इस्तेमाल किसने किया था? हमारे पिछले रहनुमा जो थे जनरल जियाउल हक साहब ने किया था, क्योंकि जरूरत थी डॉलरों की, तो जिहाद तैयार किया गया, जिहाद तैयार किया गया। उन्होंने कहा जाओ इस अफगानिस्तान के साथ के लिए जिहाद करो। जबरदस्ती नमाजें पढ़ानी शुरू कर दी गई, दाढ़ियों वालों को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया, जबरदस्त। फिर उसके बाद हमारी अफसोस के साथ कहूंगा एजेंसियों ने इसको इस्तेमाल किया। जैश ए मोहम्मद है, उसके बाद वो मौलवी साहब रिजवी साहब थे, उनको प्रमोट किया गया, लोग जवान लोगों की मां। फिर उसके बाद कश्मीर में जिहाद, इधर जिहाद उधर जिहाद। फिर उसमें चीमा साहब उसका रिजल्ट फिर क्या निकल गया? उसका रिजल्ट यही है जो निकल रहा है, यही निकलेगा ना। उसकी वजह अब ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जिनका हर दूसरे शहर में अंदर एक बच्चा लेजेंड बगैर शादी के बच्चा पढ़ा है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, मेरे मुर्शद पाक जो है, वो क्या उनको जरूरत पड़ी थी ऑक्सफोर्ड से आके एक 5 बच्चों की मां जो है उससे शादी की वजीर आजम बनने के लिए, और फिर अपनी हर चीज को उन्होंने कहा अमर बिन मारूफ है, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं जो इस पर आखिरी कमेंट्स ये देना चाहूंगा कि किसी ने पूछा, हमारे इस वक्त जो मुख्तदर अदारे हैं उनसे पूछा गया है कि आप 9 जनवरी पे जो पिछले बंदे थे आप उनके डिसीजन क्यों नहीं कर रहे जल्दी से जल्दी? उन्होंने कहा क्योंकि इलेक्शन का पीरियड, आप ये नहीं चाहते अनरेस्ट आए। तो जब आप उन पे सॉफ्ट करेंगे तो फिर वो फिर दोबारा उस तरह, देखिए ना जुर्म क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, क्योंकि आप सोसाइटी में जब किसी मुजरिम को सजा नहीं देते तो वो लोग उसको बार बार रिपीट करते हैं। अब 9 जनवरी को आप बड़ा लाइटली ले रहे हैं, 9 मई खतीजा को भी घर भेज दिया आपने, खवातीन अंदर बैठ के जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं अंदर से कम्युनिकेट कर रही हैं, मेरे मुर्शद पाक अंदर से बैठ के इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख रहे हैं, मुर्शद को अंदर साइकिल दे दिए गए हैं, वो बैठ के लगा रहे हैं, दंड बैठ के कर रहे हैं, मुर्गियां खा रहे हैं, 60 वकील पेश होते हैं, लतीफे और शेर सुनाते हैं साथ। जेल भैना भी मिल रही ने, बीवियां भी मिल रही ने, सारी दिहाड़ी अंदर एक तमाशा लगा। वाह भाई वाह, अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल में हर महीने 9 जनवरी होगा। फिर जब जेल ना हो, जब जुर्म को जुर्म, जब मुजरिम को मुजरिम ना समझा जाए तो फिर यही होना है, क्योंकि उनके साथ सख्ती से डील ही नहीं किया गया। जेड़ा रेडी वाला को फड़िया गया वो तो पड़ा कहीं, जिनके कुछ वाकफकार थे उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने वकील कर रही। अब इस बंदे ने क्या, मैं कहता हूं मैकियावेली 2 है ये बंदा, जिस तरीके से वोट इसने अपने टिकट दिए वकीलों को, मैकियावेली की चाल आई या नहीं चाल? देखिए क्या चाल, कौन सी चाल छोड़ी गई है पावर में पहुंचने के लिए, किस किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बंदा। लेकिन चीमा साहब, क्योंकि आप लोग ओरिजिनली जो भी लोग हैं नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं ले रहे, आज भी आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डिसीजन आज भी नहीं ले रहे। और फिर आप बिल्कुल ठीक करें, अगर इस तरह किया जाएगा फिर ये होगा। 9 जनवरी के लोगों को सजा देनी चाहिए थी, इबरत 9 मई है, ताकि दोबारा लोग नहीं मिस्टेक हो गई है यार, कभी एक चीमा साहब बता दें उन्होंने 9 मई का ही कहा। मजाक बन चुका है ना, एक मजाक है। फिर इस तरह डील होना भाई, आर्मी की तंसीबात के ऊपर हमला किया गया तो आर्मी की जुरिस्डिक्शन है, आर्मी उसके केस लड़ेगी। आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए ना। अगर आप किसी फौजी के कपड़े फाड़ते हैं, उसका हथियार छीन लेते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, तो मिलिट्री आप यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री ट्रायल्स, मिलिट्री कोर्ट्स। तो उधर जाए आप। लेकिन जज को टुटा भजा थोड़ा सिफारिशी भर्ती होया होता है, भर्ती कराने वाले कौन होंगे? कोई वजीर आला होंगे, कोई परवेज लाई होंगे, वो जज ने भर्ती कराया होंगे कि कभी काम आएगा, वो उत्थे बह के कहते नहीं। और सारे साले भुंजे उत्थे इकट्ठे हुए ने, जज भी बने, वो देख लें पेशावर वाले और इधर वाले सारे, वो अंदर सबके बहन अद्धिया जजां दे भरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीटीआई के टिकट होल्डर ने। वाह की यार, फिर उससे क्या होगा पता ही है आपको। सारा भुंजा भट्टी साहब का देख लो पंजाब के विच, जुआई उतरा टिकटम फैमिली और जस्टिस एक्सपेक्ट करोगे, और इनको नहीं पता चीमा साहब, इनको भी पता सब पता। फिर आती है चीमा साहब सख्त फैसले, जिस तरह के ईरान का फैसला किया है 48 आवर्स के रिटेलिएट किया ना, इस पे भी रिटेलिएट करें आप। 1 मिनट में ठीक हो जाता सारा कुछ, इस पे 2 मिनट भी सोचेंगे उसकी वजह क्या है। दूसरी साइड पे कौन है, मैं भी बता देता हूँ। ये कौन दूसरी तरफ से वो है जो आज तक कभी किसी के लिए रिटेलिएट किए नहीं, उन्होंने किसी भी ताकतवर चीज के सामने खड़ा होने की सलाहियत ही नहीं है, लेट जाते हैं और सदियों से लेट रहे हैं। जरा एक थप्पड़ मारो सारा पिंड लेट जाता है।
तो चीमा साहब फिर ये इसमें कमजोरियां आपके डॉक्टर साहब वो तो सही कह रहे हैं आप, वो भी बात सही है, लेकिन चलो पाकिस्तान ने इस हवाले से तो बड़ा रिस्पॉन्ड किया। ताड़ साहब ये जरा इस पर कमेंट कीजिएगा, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, आर्मी चीफ मौजूद थे, वजीर आजम भी, सुना है कि जो हमारे सफीर साहब हैं वो भी वापस जा रहे हैं और उनके सफीर भी आ रहे हैं, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो है इस हवाले से, आप क्या समझते हैं, बचत हो गई है? ये जो मामला इतनी जल्दी कभी हल हुए नहीं दुनिया में जितनी जल्दी ये हल हो गए, इसकी पता नहीं क्या लॉजिक क्या है? ईरान जो है वो डर गया है, ये हमारी जो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है कामयाब हुई है, इस पे भी तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा। ये जो एम्बेसडर वापस जा रहे हैं, मैं मुझे पता है वो टीपू साहब जो थे और खासकर ईरान के एम्बेसडर था, सबसे पहले वहाँ थे जो अपने दौरे पे गए थे तेहरान में। लेकिन चीमा साहब इसके बारे में मुसलसल अमेरिकन मीडिया पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, रॉयटर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टर्कियों ने इस पे कुछ थोड़ा सा कोशिश की थी। देखिए दो चीजें मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पहले भी ईरान ने भी फेस सेविंग दी थी पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि हमने अंदर जाके जो मारे हैं लोग वो पाकिस्तानी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने भी फेस सेविंग ईरान को दी, इन्होंने कहा हमने जो जाके अंदर लोग मारे हैं वो ईरानी नहीं है, तो फेस सेविंग तो दे रहे थे। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि दो चीजें हो रही थी उस वक्त, ईरान और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी, और जो हमारे काकड़ साहब जो स्कीइंग करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे उनकी भी मुलाकात हुई थी वहाँ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से। उन्होंने कुछ ऐसी और सुनाओ चॉकलेट शाकलेट ले लीजिए, उन्होंने कह दिया बड़ी बड़ी नेस्ले दी बड़ी अच्छी चॉकलेट तुसी भी ले लेना, ये बात उनकी भी हुई थी वहाँ पे। और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका रूलिंग पार्टी का हुआ है कि काकड़ साहब की वोकेशन खराब हो गई है, और हमारे जिलानी साहब सफारी करने युगांडा गए हुए थे। युगांडा उन्होंने उस वक्त वहां पे दो जीवरे थे, वो उनको पकड़ा हुआ था, उन्होंने उनसे बातें कर रहे थे, तो आपने पीछे से बुला लिया। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन दो लोगों का हुआ है। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें, अब पाकिस्तान क्या है, वो ईरान क्या है? ईरान रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, दो मुर्गों की लड़ाई थी, उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया, उन्होंने अपने बच्चे पूरे को कहा यार, क्योंकि ईरान देखे सबसे बड़ी, ईरान को अटैक करना चाहिए तो रोज बढ़ के मारते हैं, या तो सीधा अटैक करें ना इजराइल के ऊपर, सही बात, या फिर मिसाइल को छड़ना सीधा अमेरिका थे, तो फिर स्वाद भी आवे। उधर वो भी डरते हैं उस चीज से, वो उधर नहीं जाते, डरते हैं। हाँ, इधर से फिर अमेरिका डरता है, वो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका तो पता ही नहीं ना कि वो जिंदा है या बेचारा फौत हो चुका है, शहीद हो चुका है, उसका तो पता ही नहीं गया किधर, उसका पता ही नहीं है, नामो निशान ही कोई नहीं। हाँ गाइस, तो बिल्कुल आज तारड़ साहब ने काफ़ी अच्छी बातें की है, क्योंकि वो एक बार बैठकर हमारी जो एक अंदर की पॉलिटिक्स है ना, हमारी नहीं, इंडिया की, मतलब जो भी एक वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं ना, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक नज़र रखते हैं। जैसे उन्होंने एक अमेरिका की मिसालें दी है कि आने वाले सालों में कुछ खोता रेडी चलेगी या उस पर ही हम सारा सफ़र करेंगे। लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट है ना, वो एक इंडिया में ही हुई है, जो एक जिस पर वो उन्होंने काफ़ी प्यारी डिस्कस की है कि इतना बड़ा एक आर्डर है वो एक इंडिया को मिला है, ना कि एक पाकिस्तान को या चाइना को या किसी दूसरी कंट्री को नहीं मिला, वो बिल्कुल सीधा एक इंडिया को मिला। और वहाँ पर 300 या 3000 इंजीनियर काम करेंगे, और 3000 इंजीनियर जो इंडिया के है ना वो काम करेंगे और वही सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगी। यार बहुत एक अच्छा है, बाकी इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना, एक दो हमारी कंट्री और इसका थोड़ा सा ना एक डिफरेंट काफ़ी है। आप देखो ना, जो उधर मतलब कि इंडिया में चीज़ें, या एक आप समय लेके आईटी के हब, या एक मतलब कि टेक हब, जो भी उसमें वर्किंग होती है, या इंजीनियर वगैरह वर्किंग करते हैं, तो उनको भरोसा होता है, चाहे वो एक इंजीनियर एक अमेरिका में बैठा हो या कनाडा में बैठा हो, दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हो, जब उसको पता चल जाना कि यार जो मेरे पीछे कंट्री के लोग हैं ना, या जो लीडर है जिनके हाथ में हर चीज़ है, अगर उन्होंने ये चीज बनाई या उन्होंने प्रॉमिस किया तो वो पूरा जरूर करेंगे। मतलब कि हर चीज, चाहे वो डॉक्टर भी हो, क्योंकि उसको इंडिया में वो सहूलत मिलेगी जो उसको बताई जा रही है। लेकिन इधर हमारे बोलते हैं भाई झूठ, चाहे जो भी हो। जब देखो ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सबसे बड़ा जो इनका
पॉइंट था ना कि जो अमेरिका में डॉक्टर है ना हमारे, वो आकर पाकिस्तान में वर्किंग करें, उनको उतनी सैलरी मिलेगी जितनी वो अमेरिका में ले रहे हैं, इतने मतलब कि इतनी उनको सहूलतें मिलेंगी जितनी वो अमेरिका में ले रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा झूठ था। वो आप देखो ना, एक हर कंट्री के लोग अपनी कंट्री से प्यार करते, जब उनको पता चला कि यार वाकई हमें यही एक चीज़, एक सहूलत घर में मिल जाएगी, तो हम प्रदेश में क्यों भाई धक्के ले रहे हैं, उधर अपनी फैमिली में खुश, बच्चों में खुश रहेंगे। लेकिन जब वो वापस आए तो भाई तारड़ साहब की सही बात है कि वो जलील होकर ही इधर से गए हैं, क्योंकि इधर उनको कोई चीज़ नहीं मिली थी, चाहे जो भी हो जाए, ना हॉस्पिटल में उनको वो सैलरी, ना जो बेचारे इंजीनियर एक आधा आया था उनको वो चीज़ें, तो वो वापस इस तरीके से मतलब कि वापस हो गए, लौट गए। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट था उनमें। अगर अमेरिका की बात में है ना, तो सही बात उन्होंने की है कि जो आने वाला एक मतलब कि फ्यूचर है ना अमेरिका का, वो काफ़ी खतरनाक है। आप देखो ना, एक मतलब कि एक पागल सा बंदा है जो बाइडन, उसकी मतलब के हाथ में जैसे बंदर के हाथ में समझ लो हमने एक माचिस पकड़ा दी है, तो वो एक मतलब कि एक मौत का खेल वो खेल रहा है। अब कभी वो मतलब कि यूक्रेन रशिया को लड़ा देता है, कभी इस रीजन में एक इंडिया चाइना की मतलब के एक बोलता है कि आप खड़े हो जाएं, कभी कनाडा वाला, कभी मतलब के खालिस्तान वाला इशू उठा देता है खुद से कि इस रीजन में कुछ ना कुछ चलता रहे। तो वो आप खुद मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं करना, दूसरों को लड़ाना है, तो वो कर रहे हैं अपनी वर्किंग भाई जैसे। लेकिन ये कि आपको याद होगा जब पीएम मोदी जी उधर गए थे ना लास्ट अमेरिका में, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक ऑफर की थी उधर कि हमारे पास तकरीबन 1 लाख के करीब जो है ना वो वर्कर हैं, मतलब एक ट्रेंड पर्सन है, और उनमें ये सारे इंजीनियर ही शामिल थे कि आप चाहें तो आप उधर से जो है ना वो मंगवा सकते हैं, वो इधर भी क्या काम करने के लिए तैयार भी हैं, या शायद G20 में उन्होंने ये बात की थी। मुझे याद है कि एक दफ़ा इस चीज़ के ऊपर की थी। लेकिन ये कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं यार, यकीन करो पाकिस्तान इंडिया के आगे अब कुछ भी नहीं रह गया। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, यही इसका मुस्तकबिल था जिसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया। जो प्लान, जो डिसीजन जो 60 या 70 में लेने चाहिए थे ना, 16 का जो एरा चल रहा था या 17 का एरा चल रहा था, जब हम बांग्लादेश से अलहदा हो रहे थे उस वक़्त, तो उस वक़्त जो फैसले लेने वाले थे ना वो इन्होंने नहीं लिए, जो कि इंडिया ने उस वक़्त लिए। उन्होंने फ़ौरन बेस के ऊपर जो अपने मेन अदारे ना उनके ऊपर उन्होंने वर्किंग किया, खासकर उन्होंने भाई अपने तलीम के ऊपर जो है ना वो फोकस किया कि जो आने वाले वक्त में एक इम्पोर्टेंट थी। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा डिपार्टमेंट उठा के देख लें कि आपको नहीं मिले। अभी भी जो अगर तारड़ साहब या चीमा साहब इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि वो फलाना हमारा ये वली है, फलाना ये डायरेक्शन देता, फलाना ने ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब एक जैसे हैं, सारे एक कट्टे चट्टे ही हैं, कोई इनमें जो है ना वो एक काबिल नहीं है। अभी भी के जो जिन्होंने रिटेलिएट के ऊपर आए ना, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है और कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी स्टोरी है। वो एक इधर थोड़ा सीन चल रहा था जिस वजह से ना वो एक मामला हुआ, जिस वजह से फिर वो खामोशी। लेकिन वो जारी बात है जब एक वन साइडेड हो जाता ना बंदा, तो वो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करता। लेकिन बाहर बैठ के कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें इधर बैठ के पता लग रही हैं, उनको भी इस चीज़ का होना चाहिए, लेकिन हैं जानते ज़रूर हैं, बस फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से वो नहीं बोल पाते। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये कि भाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हुई है कि भाई इंडिया के पास ये आर्डर आया 2000 प्लान। आप देख लो कि हम ये जब उधर गए हैं पीएम मोदी जी, जो कि अभी लास्ट विजिट पे इस वक्त उधर निकले हुए केरला वाली साइड के ऊपर या इस साइड के ऊपर, तो वो साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर भी भाई काम कर रहे हैं, जो भी एक बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर, और साथ साथ अपना जो उन्होंने वो मंदिर वाला जो है ना वो एक अयोध्या मंदिर, राम मंदिर वो किया, उसके ऊपर भी वो चल रहे हैं। लेकिन ये कि भाई ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमें याद है कि लास्ट जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो बहुत एक दफ़ा हल्ला गुल्ला हुआ था कि भाई इंडिया के पास ये एक ऑप्शन आ गया है, तो ये, लेकिन ये कि हमें ओपनिंग का पता चल जाता है, लेकिन दरमियान में जो वर्किंग हो जाती है, हमारे लोग यही समझते हैं कि जिस तरह इधर खामोशी हो जाती है ना काम करके या अनाउंसमेंट करके, शायद उधर भी हो जाती हो, लेकिन उधर भी साथ साथ काम चल रहा होता है। और आप देखें कि आपके सामने एक रिजल्ट है, अगर कोई बंदा समझे ना तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे एक रीजन में। भाई इंडिया में आके बेंगलुरु में उन्होंने अगर वहाँ पे अपना ऑफिस स्टार्ट किया या अपना उधर इंडिया ने ये काम स्टार्ट किया, तो ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन ये कि बस हमें इन लोगों को फील नहीं हो रही। बाकी भाई मैक्रोन के ऊपर बात करें तो वो बिल्कुल आ रहे हैं, जैसा कि पीएम मोदी जी भी उनके भाई एक स्पेशल डे के ऊपर गए थे, और वहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो जो है ना वो एक नगमा भी गाया गया था, हमने
हमने खुद सुना था, लेकिन ये कि जब वो आएंगे तो भाई एक कमाल का नज़ारा होगा। नहीं राफेल भी भाई वो ले रहे हैं, राफेल भी ले रहे हैं, वो भी काफ़ी एक, क्योंकि जब भी मतलब कि मैक्रोन इधर आते हैं ना तो एक डील ज़रूर होती है, बहुत बड़ी बड़ी डील होती है, जिसमें राफेल तो भाई एक फ्रंट पर होते हैं। लेकिन अब बात करें ना यार ईरान और पाकिस्तान की, ये बहुत एक बड़ी इन्होंने गेम खेली है दोनों ने मिलकर। ये नहीं कि एक तारल साहब ने सही बात की है कि कोई ईरान इतना बड़ा नहीं मतलब कि चौधरी बन गया। अगर होता तो इसराइल पर मारता बम या मतलब कि उधर एक हमला करता, क्योंकि उधर से एक करारा जवाब मिलना था। तो इधर से इन्होंने भी थोड़ी सी ना गेम डालने की कोशिश की। आप देखो ना मतलब कि क्या हुआ, आसम मुनीर पहले किधर थे, आस्था बोलो भाई, आसम मुनीर पहले किधर थे, इधर ही नहीं थे। टीएलपी वाले आते गए, उन्होंने मतलब कि मस्जिद में ब्लास्ट किया, उन्होंने टीटीपी वालों ने। जिस दिन ईरान ने हमला के मतलब के मिसाइल मारा था उसी दिन पेशावर में ब्लास्ट हुआ था कि नहीं, 10 बंदे मरे हैं, उसकी कोई मतलब के 1 10-15 बंदे पीआर का भाई सारा चक्कर है बस, और कुछ ब्लास्ट में चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उधर भाई उन्होंने मतलब कि जब देखा यार ये तो खोती अवाम है, इन्होंने तो उठ गए कि आप, इन्होंने करना भी नहीं था। जब इन्होंने देखा ना कि यार ये इमरान खान के जो चेले मचाड़े हैं, जो मतलब कि हमने आपको पढ़ा लिखा समझ रहे थे कि हम ये कंट्री को संभालेंगे, वो ही हमें आकर बोलते हैं कि यार आप हमला नहीं करते। ये तो वो ही रहे हैं मतलब यार मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे बड़ी इस चीज के ऊपर डिस्कस होती है कि यार देखो हमारी यूथ को जो है ना वो डायरेक्शन ही नहीं दी। यूथ को किस तरह भी डायरेक्शन दे के आप क्या करते हैं कि आप पीछे बैठ के एक प्लान बनाते हैं कि भाई जो भी एक मतलब एक पिछला अगर आप देखें ना सीन क्रिएट हो गया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो अब थोड़ा सा कोशिश करने लग गए थे अपने मुल्क के लिए, कोई ना जिस तरह आप डॉक्टर का कह रहे थे कि डॉक्टर भी बाहर से आने लग गए भी, यार किसी के अंदर जज्बा था आईटी से रेलिवेंट। मुझे याद है कि एक लड़की ऑस्ट्रेलिया से आई थी जिसको एक पूरा जो है ना उन्होंने एक अदारा दे दिया था ये टेक्नोलॉजी का। क्या हुआ कि ठीक 10 दिन बाद वो छोड़ के रिजाइन करके चली गई थी। इतना इन्होंने तंग किया था यहाँ के करप्ट बंदे ब्यूरोक्रेट, इनको पहले क्यों नहीं खत्म करते, यूथ को क्यों ऐसी डायरेक्शन दी है? जब यूथ के सामने आपने करप्ट दुनिया का तरीन एक सुप्रीम कोर्ट से आपने अथराइज्ड बंदा जो है ना वो नायल भी किया है, करप्ट भी डिसाइड किया, उसको जो है ना वो दोबारा आप पकड़ के यहाँ पे आप मुल्क के ऊपर बिठाने लग जाते हैं, तो यूथ क्या करे? यूथ ने फिर बिल्क नहीं है, यूथ ने फिर गलत डायरेक्शन ही चूज करनी है, क्या कर सकती है यूथ? तो ये चीज़ें हैं, इधर से बैठ के ये बातें करनी आसान होती हैं जब आप प्लानिंग इस तरह करते हैं जिस वजह से यूथ के या बाकी लोगों के जो यहाँ पे बैठे हैं बेचारे उनके दिमाग खराब होने, तो फिर मसले तो फिर इस तरह की क्रिएट होने हैं ना। अब आ जाते हैं कि इन्होंने भाई हमले किए, ये जो वो फलां अदारे के ऊपर का हमला किया, यार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने हमला किया इनको ये नहीं पता। पूरी पूरी पार्टी जाके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गई थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब वो एक लास्ट जज था, उसने एक डिसीजन देना था, फैसले का दिन था कि आप जो है ना वो इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर। हमारी पूरी जो पार्टियां हैं ना जो अभी एक चेली बनी हुई हैं वो सारी जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आगे जाके बैठ गई थी। कोई दुनिया का अदारा मुझे दिखा दे, कोई मतलब रियासत कि जहाँ पे रेड लाइन क्रॉस करके लोग जो है ना वो जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे बैठ जाते हो, कहीं भी नहीं होता भाई, लेकिन यहाँ पे हुआ है। तो ये चीजें एक मिली गिली चीजें हैं। लेकिन आप मतलब देखो ना, आप इंडिया पर आए तो एक हर चीज परफेक्ट है। उन्होंने मतलब कि अपनी एक सबसे जो बड़ी यूथ है ना वो एक सर बता भी रहे थे कि मतलब कि जो बड़े बड़े अब ऑफिसर बैठे हैं वो स्कूल से पढ़ कर गए, स्कूल के पढ़ भाई वहाँ पे डायरेक्शन है, लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम सरमाया है मुल्क के लिए और हमारा आगे जाके यूज होना है। ये लोगों को इस चीज का यकीन है, वहां पे इस चीज का माहौल बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत फर्क है अभी इधर का और उधर का, बल्कि जमीन आसमान का। हम हमेशा कहते हैं कि हम पूरे, बल्कि हमारे ये खुद लोग जो है ना वो दानश्वर कहते थे कि हम 100 साल पीछे हैं अभी। ये बात है बिल्कुल। क्या हुआ, आप सो तो नहीं गए वीडियो में? हाँ बिल्कुल, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।